1857 की क्रांति पहला पार्ट हमारा हो गया है। बहुत शानदार तरीके से हमने पढ़ा और सब विद्यार्थियों को बहुत जोरदार पसंद आया। पसंद आएगा क्यों नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से हमने नोट्स बनाए साथियों, आरबीएससी, एनसीईआरटी और हिंदी ग्रंथ अकादमी की प्रमाणित पुस्तकों से हमने ये तैयार किया है और इसमें प्रत्येक लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 1% भी नोट्स में ऐसा नहीं है जो फालतू का कचरा हो। पिछले वीडियो में हमने किस प्रकार से पढ़ा, नसीराबाद छावनी का विद्रोह, उसके बाद नीमच का विद्रोह, देवली, और आते आते टोंक में भी विद्रोह हो जाता है। और टोंक के सैनिकों ने जो विद्रोह किया था वो अपना वेतन लेने के लिए विद्रोह किया, क्योंकि वह उत्तराधिकार संघर्ष हो जाता है। अब हम जोरदार तरीके से पढ़ेंगे एरियनपुरा सैनिक छावनी का विद्रोह। देखिए, एरियनपुरा जो स्थान है वो पाली में स्थित है और यहाँ विद्रोह सैनिकों ने क्यों किया था, पूरा डिटेल से और शानदार तरीके से हम पढ़ेंगे। देखिए, एरियनपुरा सैनिक बटालियन को जोधपुर लिथियन के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है कि किस सैनिक छावनी को जोधपुर लिथियन के नाम से जाना गया, तो वो है एरियनपुरा सैनिक छावनी। इसमें कुल 2000 सैनिक थे। इन सैनिकों को पूर्विया सैनिक भी कहा जाता था। देखिए, तीनों के तीनों लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा चुका है कि सैनिक छावनी के सैनिकों को जोधपुर लिथियन, तो एरियनपुरा के। अब ये पूछा जाएगा कि पूर्विया सैनिकों के नाम से किस छावनी के सैनिकों को जाना जाता था, तो इसका आंसर भी होगा एरियनपुरा छावनी। और थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है कि 2000 इसके अंदर सैनिक थे। ये सैनिक अंग्रेजों द्वारा अच्छा बर्ताव नहीं करने जोधपुर शासक भक्त सिंह का अंग्रेजों का भक्त होने के कारण ये आक्रोशित थे। अब हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि भाई एरियनपुरा छावनी में विद्रोह क्यों हुआ था। नीमच का हमने पढ़ लिया कि उनको शपथ दिलाई जा रही थी इसलिए विद्रोह हुआ था। नसीराबाद का हमने पढ़ा था कि इन पे निगरानी करने के लिए बम्बई लॉन्सर्स को ले आए थे। 15वीं बीएनआई को अजमेर से हटा करके नसीराबाद भेज दिया, यानी इनके साथ कुठाराघात हो रहा था, तो बख्तावर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। देवली वालों को नीमच वालों ने जाते जाते कह दिया, भैया क्या कर रहे हो, चलो, तो देवली को इस प्रकार से जला दिया। रास्ते में टोंक मिला था, तो वो कहानी हमने पिछले वीडियो में पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे एरियनपुरा छावनी में विद्रोह क्यों हुआ था। तो विद्रोह का कारण क्या था कि अंग्रेजों द्वारा इन सैनिकों के प्रति जो है अच्छा बर्ताव नहीं किया जा रहा था। साथ ही जोधपुर के जो शासक थे, जोधपुर के शासक थे भक्त सिंह। भक्त सिंह वो अंग्रेजों के परम भक्त हो गए थे, इसलिए सैनिकों में असंतोष था, गुस्सा था, आक्रोश था। क्या घटना होती है, देखिए। तिथि याद रखनी है, डेट याद रखनी है। 21 अगस्त 1857 को मोती खां और शीतल प्रसाद के नेतृत्व में आक्रोशित सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 21 अगस्त 1857, ये तिथि कई बार पूछी गई है, इनके नाम भी पूछे गए, मोती खां और शीतल प्रसाद के नेतृत्व में ये विद्रोह होता है, एरियनपुरा सैनिक छावनी का विद्रोह। इन्होंने विद्रोह किया और इन्होंने पता है एक खास काम किया था। क्या काम किया था, इन्होंने एक बात सोच ली थी कि सांप को क्यों मारो, सांप की माँ को ही मारो, अर्थात चोर को क्यों मारो, चोर की माँ को ही मारो। तो इन्होंने सोचा, उस समय राजस्थान के एजीजी कौन है, पैट्रिक लॉरेंस, तो सबसे पहले उसी का हम कत्ल कर देते हैं, सारा मामला ही निपट जाएगा। इसलिए एरियनपुरा के जो सैनिक थे, आधे सैनिक, वो सीधा निकल जाते हैं माउंट आबू के लिए, क्योंकि उस समय एजीजी कहाँ बैठता था, माउंट आबू। पिछले वीडियो में बताया था ना कि पहली बार एजीजी राजस्थान में कार्यालय अजमेर को बनाया था। और 1945 में, सॉरी 1845 में इन्होंने जो कार्यालय है वो एक माउंट आबू को और बना लिया था। तो उस समय माउंट आबू में था कौन, एजीजी पैट्रिक लॉरेंस। आधे सैनिक जो थे एरियनपुरा के, वो निकल जाते हैं कहाँ के लिए, माउंट आबू के लिए। देखो, सुबह के धुंधलके में माउंट आबू स्थित एजीजी कार्यालय पर दोनों तरफ से इन्होंने हमला कर दिया। इसमें कुछ अंग्रेज अधिकारियों के साथ साथ एजीजी पैट्रिक लॉरेंस का पुत्र, जिसका नाम है अलेक्जेंडर, भी मारा गया था। अब आप कल्पना करो, एजीजी को पता ही नहीं है कि इतना भयंकर ये क्रांति है, वो भड़क जाएगी, सैनिक इतने आक्रोशित हो जाएंगे। स्वयं एजीजी के कार्यालय पर इन्होंने हमला किया था। कई सारे अंग्रेज अधिकारी भी मारे गए थे, साथ में एजीजी का बेटा जिसका नाम है अलेक्जेंडर, वो मारा जाता है। और एजीजी पैट्रिक लॉरेंस जो है वो बहुत बड़ी मुश्किल से उसने जान बचाई थी और वो गुस्से से आग बबूला हो गया था, होना भी लाजमी था।
तथा शेष अंग्रेजों को वहां से भगाकर माउंट आबू को अंग्रेजों से मुक्त करवा लिया था। किसने? एरियनपुरा छावनी के सैनिकों ने। बात समझ में आ गई? एरियनपुरा के सैनिकों ने विद्रोह क्यों किया? क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा इन पर कुठाराघात किया जा रहा था, इनके साथ में भेदभाव किया जा रहा था, अत्याचार किया जा रहा था। दूसरा कारण ये बताया गया कि जो जोधपुर के शासक थे भक्त सिंह, वो अंग्रेजों के परम भक्त हो गए थे, सैनिकों की बात सुनते ही नहीं थे। सैनिक नाराज हो गए और सैनिकों ने कहा कि सबसे बड़ा गुनाहगार कौन है? एजीजी है। तो उन्होंने एजीजी के कार्यालय पे हमला ठोका था सीधा ही। कहां पर? माउंट आबू में। तिथि याद रखनी है 21 अगस्त 1857 को ये विद्रोह होता है मोती खां और शीतल प्रसाद के नेतृत्व में। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस का पुत्र अलेक्जेंडर मारा जाता है। शेष अंग्रेज थे उनको माउंट आबू से भगा दिया। 2 दिन बाद की घटना देखो। 23 अगस्त 1857 ईस्वी को एरियनपुरा के सैनिक आसोप जोधपुर के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में एरियनपुरा में विद्रोह करते हुए दिल्ली की तरफ कूच किया। वे दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा दिया। बात समझ में आई? अलेक्जेंडर को उन्होंने मार दिया, कुछ अंग्रेजों को मार दिया माउंट आबू से, माउंट आबू पे कब्जा कर लिया। उसके बाद में कुछ जो आधे सैनिक थे वो आते हैं आसोप। आसोप जो जागीर है वो जोधपुर के अधीन आती थी और जोधपुर में आसोप का जो ठाकुर था उसका नाम था शिवनाथ सिंह। वापस सुन लो, 23 अगस्त की घटना और सबसे पहले एरियनपुरा छावनी का नेतृत्व जो किया था वो ठाकुर शिवनाथ सिंह ने किया था, कुशाल सिंह ने नहीं। इसलिए ठाकुर शिवनाथ सिंह जो आसोप के जागीरदार थे तो उनके नेतृत्व में इन्होंने आंदोलन शुरू किया और दिल्ली की ओर कूच किया। एक नारा भी दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। कौन सी छावनी ने दिया था? एरियनपुरा छावनी ने। अब क्या हुआ? शिवनाथ सिंह जो आसोप जोधपुर के ठाकर थे उनके नेतृत्व में इन्होंने प्रारंभ कर दिया। अब शिवनाथ सिंह के नेतृत्व वाली इस विद्रोही सेना को नारनौल हरियाणा के पास अंग्रेजी सेना ने पराजित कर दिया। यानी इनको दिल्ली जाने ही नहीं दिया। नारनौल स्थान है हरियाणा में, वहां अंग्रेज और इनके बीच में मुठभेड़ होती है और उस मुठभेड़ में अंग्रेजी सेना के सामने ये पराजित हो जाते हैं और वहां से एरियनपुरा के ये विद्रोही सैनिक जो है वो दिल्ली नहीं पहुंचे और ये वापस मारवाड़ की तरफ लौट आए। बात यहां तक समझ में आ गई? वापस मारवाड़ आ जाते हैं। अब ये आएंगे आहुआ। पहले आसोप के ठाकुर थे और अब आहुआ के ठाकुर के पास में आते हैं। मारवाड़ लौट आए और मारवाड़ लौट आने के बाद में आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से मिले, उनसे क्रांति का नेतृत्व करने हेतु आग्रह किया और उन्होंने क्रांति का नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया। अब दूसरा राउंड जो होता है उसमें ये आते हैं आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, उनसे नेतृत्व के लिए आग्रह करते हैं और उन्होंने ये नेतृत्व स्वीकार कर लिया। अब क्या घटना होती है? अब जैसे ही कुशाल सिंह ने नेतृत्व के लिए हामी भरी तो कितने लोग दुखी थे अंग्रेजों से। आप देखो, कुशाल सिंह के आह्वान पर अंग्रेजी हुकूमत और जोधपुर महाराजा से नाराज आसोप, गूलर, खेजड़ली के ठाकुर भी अपनी सेना लेकर आहुआ पहुंच गए। देखिए, आसोप के ठाकुर थे शिवदान सिंह, इसके अलावा गूलर के, खेजड़ली के, सारे जो आसपास के जो ठाकुर थे जो अंग्रेजों से नाराज थे और स्थानीय शासक जोधपुर महाराजा से जो नाराज थे वो सब के सब कहाँ आ जाते हैं? कुशाल सिंह के पास में आ जाते हैं और कुशाल सिंह ने बहुत कुशल तरीके से नेतृत्व किया ना। सबसे पहले उनका आह्वान कर लिया कि भाई आ जाओ, जो भी अंग्रेज और जोधपुर महाराजा के खिलाफ है वो हम सब मिलकर के लड़ेंगे। तो आसोप, गूलर और खिजड़ली के ठाकुर आ गए। इसके अलावा ना केवल मारवाड़ अपितु देखो मेवाड़ से भी, इसके अलावा मेवाड़ में सलूम्बर, रूपनगर और लसानी के ठाकुर भी अपनी सेना लेकर कुशाल सिंह के सहयोग हेतु आहुआ पहुंच गए और क्रांति में शामिल हो गए थे। कहानी अब तक की समझ में आई क्या? अब तक हमने ये सब कहानी में ये समझा कि एरियनपुरा जो छावनी है वो कहां पर है? वो पाली में। 21 अगस्त को यहाँ पे विद्रोह होता है। सैनिक सीधे जाते हैं माउंट आबू में एजीजी के कार्यालय पर इन्होंने हमला बोला और पैट्रिक लॉरेंस का बेटा अलेक्जेंडर उसमें मारा जाता है। बहुत सारे अंग्रेज मारे जाते हैं। उसके पश्चात ये सैनिक जो है वो दिल्ली की ओर कूच करते हैं। तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का इन्होंने नारा दिया और आसोप जो जोधपुर के ठाकुर थे
शिवदान सिंह उनके नेतृत्व में ये पहुंचते हैं, लेकिन दिल्ली ने पहुंचे उससे पहले ही, दिल्ली पहुंचने से पहले ही इनका जो है मुकाबला होता है किसे? अंग्रेजी हुकूमत से, अंग्रेजी सेना से। नारनौल हरियाणा में इनका मुकाबला हुआ, वहां ये हार जाते हैं और ये पुणे मेवाड़ आ जाते, मारवाड़ आ जाते हैं। और मारवाड़ में फिर अब इन्होंने अपना नेतृत्व करता किसे बनाया? आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को। कुशाल सिंह सच में कुशल नेतृत्व करता थे। उन्होंने मारवाड़ और मेवाड़ के जितने भी लोग जो अंग्रेज और इन शासकों से नाराज थे उन सबको बुला लिया तो आगे अशोक के, गुलर के, खेजड़ली के ठाकुर आ गए। इसके अलावा मेवाड़ से सलूम्बर, रूपनगर और लसानी के ठाकुर भी कुशाल सिंह के नेतृत्व में सहयोग हेतु पहुंच जाते हैं। यहाँ तक की घटना हो गई। अब नोट आया, देखो। जोधपुर की सेना द्वारा क्रांतिकारी पर कार्रवाई नहीं करने से नाराज। अब नाराज तो हो गई एजीजी पैट्रिक लॉरेंस, क्योंकि उसके कार्यालय पर इन्होंने हमला बोला था, उसके बेटे को इन्होंने मार दिया। तो इतना नाराज हो जाता है एजीजी पैट्रिक लॉरेंस, तो उन्होंने जोधपुर की सेना को क्या कहा था? उन्होंने जोधपुर की सेना को कहा था द डांसिंग ऑर्डरली ऑफ रिवेली, अर्थात ये सब हो रहा था तो तुम क्या डांस कर रहे थे? तो ये लाइन पूछी गई है, द डांसिंग ऑर्डरली ऑफ रिवेली। किसने कहा था? एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने। किसको कहा था? जोधपुर की सेना को, कि तुम क्या डांस कर रहे थे कि सैनिक वहां मेरे माउंट आबू तक पहुंच गए और वहां जाकर के मेरे बेटे की हत्या कर दी। अगला पॉइंट देखिए, 7 सितंबर 1857 जोधपुर की सेना और अंग्रेजी सेना ने क्रांतिकारियों को घेरने हेतु आहुआ के पास पड़ाव डाला, क्योंकि अब अंग्रेज भी नाराज थे और जोधपुर की सेना, दोनों ने मिलकर के बोले अब क्रांतिकारियों की इनकी खैर नहीं है। तो इन्होंने 7 सितंबर 1857 को आहुआ के पास पड़ाव डाल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप बिथोड़ा का युद्ध हुआ। और बिथोड़ा का युद्ध जो होता है वो 8 सितंबर 1857 को। अब आमने सामने भिड़ेंगे, एक तरफ अंग्रेजी हुकूमत होगी और अंग्रेजी हुकूमत का सहयोग करेंगे जोधपुर के शासक भक्त सिंह और उनका सेनापति जिनका नाम है ओनाड सिंह पवार और राजमल लोढ़ा, अपनी जोधपुर की सेना लेकर के, साथ ही अंग्रेज अधिकारी हीतमल कोट जो अपनी अंग्रेजी सेना लेकर के किस प्रकार से आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह और इनके बीच में युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम है बिथोड़ा पाली का युद्ध। देखो, 8 सितंबर 1857 ईस्वी को अंग्रेजों ने आहुआ में एकत्र सैनिकों के विद्रोह को कुचलने के लिए ओनाड सिंह पवार और राजमल लोढ़ा के नेतृत्व वाली मारवाड़ सेना, अंग्रेजी अधिकारी हितमल कोट के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने क्रांतिकारियों पर आक्रमण कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप बिथोड़ा का युद्ध हुआ। इसमें तख्त सिंह का सेनापति ओनाड सिंह मारा गया तथा ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की विजय हुई। आनंद आया क्या? इतनी बड़ी सेना लेकर के ये लोग आए थे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हितमल कोट ने, मारवाड़ सेना का नेतृत्व ओनाड सिंह पवार और राजमल लोढ़ा ने, और कितना जोरदार तरीके से कुशल नेतृत्व किया कुशाल सिंह ने। और इस युद्ध में मारा गया ओनाड सिंह पवार, जो कि जोधपुर सेना का नेतृत्व कर रहा था। किसकी विजय हुई? कुशाल सिंह चंपावत की विजय हो गई, अर्थात विद्रोही सैनिकों की विजय हो गई। 10 दिन बाद में पुनः एक और बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, जिसे कहा जाता है चेलावास पाली का युद्ध। चेलावास का युद्ध, इसी को काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। ये घटना है 18 सितंबर 1857। पहला जो युद्ध हुआ बिथोड़ा का युद्ध वो हुआ था 8 सितंबर को। दूसरा युद्ध हो रहा है वो 18 सितंबर को। पहले युद्ध में कुशाल सिंह की विजय होती है, ओनाड सिंह पवार मारा जाता है। अब दूसरा युद्ध बहुत जोरदार होने वाला है, बहुत ताकतवर तरीके से होने वाला है। देखो, 18 सितंबर 1857 ईस्वी को राजपूताना के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस, मारवाड़ के पीए मॉक मेसन के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने विद्रोह को दबाने हेतु आक्रमण किया। अब इस बार जो चेलावास का युद्ध हुआ इसमें स्वयं एजीजी आया था जिसका नाम था पैट्रिक लॉरेंस, साथ ही पीए जिसका नाम है मॉक मेसन, स्वयं इस सेना का इन्होंने नेतृत्व किया। शानदार तरीके से युद्ध हुआ। इसके परिणाम स्वरूप चेलावास का युद्ध हुआ, जिसे काले गोरों का युद्ध कहा जाता है।
ऐसे युद्ध में क्रांतिकारियों ने मॉक मेसन की गर्दन काटकर आहुआ के किले पर लटका दी। ये लो, आनंद आ गया। कितना जोरदार युद्ध हुआ। पहला जो युद्ध हुआ था बिथोड़ा का, उसमें ओनाड सिंह पंवार को मार दिया, और दूसरा युद्ध हुआ उसमें जोधपुर के पीए मॉक मेसन को मार दिया और उसकी गर्दन को काट करके आहुआ के किले पर लटका दिया। अर्थात चेलावास के युद्ध में भी कुशाल सिंह की विजय हो जाती है। दोनों के दोनों युद्ध किसने जीते? ठाकुर कुशाल सिंह ने। सच में कुशल नेतृत्व था, अंग्रेजों को हराना कितनी बड़ी बात थी। शानदार नेतृत्व कुशाल सिंह, सैल्यूट है आपको। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में दूसरी बार भी विजय हो गई। युद्ध था चेलावास पाली का युद्ध। इसी को काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। पहले युद्ध में ओनाड सिंह मारा गया, दूसरे युद्ध में जोधपुर का पीए मैक मोसेन मारा गया। नोट आया है, देखो। चेलावास विजय के उपलक्ष्य में कुशाल सिंह चंपावत ने आहुआ पाली में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और ये कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान में कुल कितने विजय स्तंभ है, तो राजस्थान में 5 विजय स्तंभ है। कितने हैं? 5। एक बार बता देता हूँ। पहला विजय स्तंभ जो है वो बयाना भरतपुर में है, समुद्रगुप्त ने बनवाया था गुप्त काल में। दूसरा विजय स्तंभ के बारे में बात करें तो दूसरा विजय स्तंभ जो है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में महाराणा कुंभा ने बनवाया था। एक विजय स्तंभ जो है वो आहुआ पाली में स्थित है, जो 1857 की क्रांति के समय बनाया गया था। एक आपको पता होगा जिस समय भारत पाक युद्ध हुआ था 1971, उस विजय के उपलक्ष्य में भी विजय स्तंभ का निर्माण भारतीय सेना के द्वारा करवाया जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि राजस्थान में जो है 5 विजय स्तंभ है, और चेलावास इस विजय के उपलक्ष्य में ठाकुर कुशाल सिंह ने आहुआ पाली में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अब हो गया, पहला युद्ध हो गया, दूसरा युद्ध हो गया, बिथोड़ा हो गया, चेलावास का युद्ध हो गया। अब ये सितंबर, 18 सितंबर और 8 सितंबर को दोनों युद्ध होते हैं। अब सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब जनवरी आ गई। अब अंग्रेजों ने सोच लिया कुछ भी हो जाए, अब जीतना है। 4 महीने तक बहुत जोरदार तरीके से अंग्रेजों ने तैयारी की इन सैनिकों को, ठाकुर कुशाल सिंह को हराने के लिए। और न केवल राजस्थान अपितु गुजरात तक इन्होंने सेना बुलाई थी। बहुत बड़ी सेना का इन्होंने गठन किया था। देखो, 20 जनवरी 1857 पहला युद्ध, 8 सितंबर को देखिए एरनपुरा का जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 21 अगस्त को। 8 सितंबर को बिथोड़ा युद्ध हुआ, 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध हुआ। उसके बाद 20 जनवरी 1858, यहाँ पे 57 लिखा हुआ है, 20 जनवरी 1858, 58 कर लेना, नोट्स में आपको सही मिल जाएगा। 20 जनवरी 1858 को पूर्व में 2 बार हुई अंग्रेजों की हार का बदला लेने हेतु एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने नसीराबाद, अजमेर, पालनपुर, गुजरात की संयुक्त सेना का गठन किया और ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व वाली एक विशाल सेना के साथ आहुआ पर आक्रमण किया। इतनी भयंकर सेना उन्होंने बुलवा ली थी, सारे हथियारों से लैस सैनिक भेज दिए थे, और ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने सेना भेजी थी। और एक ही उद्देश्य था कि एक भी क्रांतिकारी जिंदा बचना नहीं चाहिए। लेकिन ठाकुर कुशाल सिंह भी कम नहीं था साथियों, 2 बार अंग्रेजों को हराया। और यहाँ पर जो है वो 3 दिन तक कुशाल सिंह अंग्रेजी सेना से लड़ते रहे, परंतु जब उनको लगा कि हम नहीं जीत सकते, उधर सेना बहुत है, तो वो किले का भार अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह को सौंपकर 23 जनवरी को सलुम्बर मेवाड़ में कोठारिया के सामंत जिनका नाम है जोध सिंह की शरण में ये लोग पहुंच जाते हैं। कौन पहुंच गया? ठाकुर कुशाल सिंह। अब अपनी भाषा में बता देता हूं, देखो। अब घटना होती है 20 जनवरी 1858 को। 20 जनवरी 1858 को क्या घटना हुई? 20 जनवरी 1858 को एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने नसीराबाद, पालनपुर, गुजरात यानी राजस्थान और गुजरात की संयुक्त सेना बनाई। बहुत सारी सैनिक उन्होंने तैयार किए, पूर्ण रूप से हथियारों से लैस सैनिकों को भेजा आहुआ पर और आक्रमण के लिए। ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में जोरदार तरीके से युद्ध चला। 3 दिन तक वो लड़ाई करते रहे।
20, 21 और 22 को जब ठाकुर कुशाल सिंह को लगा कि अब हम इनसे नहीं जीत सकते, तो वो किले का भार अपने छोटे भाई जिनका नाम है पृथ्वी सिंह को सौंप करके 23 जनवरी को सलुम्बर मेवाड़ में कोठारिया के रावत जोध सिंह, ये याद रखना है, इन्होंने शरण दी थी। ठाकुर कुशाल सिंह को किसने शरण दी? कोठारिया के रावत जोध सिंह ने शरण दी थी, यानी जोध सिंह के यहाँ पे चले गए। अब 24 जनवरी 1858 ईस्वी 24 जनवरी 1858 ईस्वी को ब्रिगेडियर होम्स ने आहुआ पर अधिकार कर लिया तथा 1857 की क्रांति की देवी है जिसे कहा जाता है सुगाली माता। कई बार प्रश्न पूछा है। सुगाली माता की मूर्ति को होम्स अपने साथ अजमेर ले आया। बाद में इस मूर्ति को बागड़ संग्रहालय पाली में स्थापित करवाया था, जिसे 2018 विधानसभा चुनाव के समय वसुंधरा राजे सिंधिया ने पुनः आहुआ पाली में स्थापित करवा दिया था। कहानी समझ में आई क्या? गुरुजी, ऐसा हुआ कि 20 जनवरी 1858 को एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने बहुत बड़ी सेना बनाई और आक्रमण कर दिया आहुआ पर। 3 दिन तक लगातार युद्ध चला। ठाकुर कुशाल सिंह को लगा कि अब हम नहीं जीत सकते, तो वो किले का भार है वो अपने भाई पृथ्वी सिंह के वो सौंप करके और स्वयं सलुम्बर आ गए। सलुम्बर के यहाँ पे जो रावत कोठारिया के रावत जोध सिंह थे, उनके शरण में ही आ जाते हैं, उनके पास में आ गए। 24 जनवरी को ब्रिगेडियर होम्स ने आहुआ को जीत लिया और 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है सुगाली माता, और ऐसा माना जाता था कि सुगाली माता के आशीर्वाद से ही इन्होंने अंग्रेजों की इतनी बड़ी सेना को 2 बार बिथोड़ा और चेलावास के युद्ध में हराया था। तो सुगाली माता की मूर्ति को वो लेकर के और अजमेर आ गए, क्योंकि एजीजी का कार्यालय कहाँ था? अजमेर। बाद में इस मूर्ति को जो है वो बागड़ संग्रहालय पाली में रखवा दिया, देश आजाद हुआ। और 2018 में बागड़ संग्रहालय पाली से इस मूर्ति को पुनः आहुआ पाली में स्थापित करवाया था वसुंधरा राजे सिंधिया ने। ये आपको याद रखना है। नोट आया है, देखिए। अठारह के क्रांतिकारियों की देवी सुगाली माता को काली का अवतार माना जाता है, जिसके 10 मुख और 54 हाथ है। यह कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। आज भी आपको याद रखना है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है 1857 की क्रांति की देवी कौन सी है? सुगाली माता, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी है। और इसी सुगाली माता को काली का अवतार कहा जाता है। 10 मुख और 54 हाथों वाली देवी है। ये प्रश्न भी पूछा है कि सुगाली माता के है और 10 मुख 54 हाथ, ये आपको याद रखना है। 10 मुंह है और 54 हाथ है। फिर एक और नोट आया है, देखिए। 8 अगस्त 1860 ईस्वी को नीमच एमपी में कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। कहां तक इधर उधर भटकते, तो 8 अगस्त 1860 को ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसकी जांच हेतु जो आयोग बना था ना, उस आयोग का नाम याद रखना, मेजर टेलर आयोग। याद रखना, ठाकुर कुशाल सिंह ने 2 बार बिथोड़ा और चेलावास के युद्ध में अंग्रेजों को हराया। ओनार्ड सिंह मारा गया, मैंक मोहसिन मारा गया। तो ठाकुर कुशाल सिंह को ने जब आत्मसमर्पण कर दिया तो उसकी जांच के हेतु एक आयोग बना था। उस आयोग का नाम है मेजर टेलर आयोग। और इस आयोग ने जो है 10 नवंबर 1860 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में कुशाल सिंह को निर्दोष साबित कर दिया। आनंद हो गया, माताजी का आशीर्वाद मिल गया। इतना धोया अंग्रेजों को, फिर भी मेजर टेलर आयोग ने ठाकुर कुशाल सिंह को निर्दोष साबित कर दिया। एक और नोट है, देखते हैं। ब्यावर सैनिक छावनी अजमेर, जिसमें मेर लीजियन सैनिक टुकड़ी, खेरवाड़ा सैनिक छावनी जिसमें भील लीजियन सैनिक टुकड़ी थी। इन दोनों सैनिक छावनियों में 1857 की क्रांति के समय किसी भी प्रकार का सैनिक विद्रोह नहीं हुआ था। ये मैंने वीडियो के प्रारंभ में भी आपको बताया था कि ब्यावर सैनिक छावनी जो अजमेर में है, अजमेर में थी उसमें, और खेरवाड़ा सैनिक छावनी
जो खेरवाड़ा वर्तमान उदयपुर में है। तो खेरवाड़ा सैनिक छावनी, इन दोनों के दोनों सैनिक छावनियों में विद्रोह नहीं हुआ था। ब्यावर सैनिक छावनी में सैनिक कौन थे? मेर लीजियन सैनिक टुकड़ी, और खेरवाड़ा सैनिक छावनी में भील लीजियन सैनिक टुकड़ी थी। ऐसे याद रखना है ना, मेर जो है वो जाति के लोग सबसे ज्यादा कहाँ पर? ब्यावर अजमेर में। तो उन्हीं के नाम पे, क्योंकि सबसे ज्यादा सैनिक वहीं के थे, तो इस सैनिक छावनी का, ब्यावर सैनिक छावनी का नाम क्या पड़ गया? मेर लीजियन। और खेरवाड़ा सैनिक छावनी में भील सैनिक सबसे ज्यादा थे, इसलिए भील लीजियन इस सैनिक टुकड़ी का नाम पड़ गया। मूल विषय ये है कि दोनों के दोनों छावनियों में विद्रोह नहीं हुआ था। अब आगे हम पढ़ेंगे, देखो एरियनपुरा छावनी का विद्रोह हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब हम कोटा का जन विद्रोह पढ़ेंगे। यहाँ कोटा छावनी नहीं आया क्योंकि कोटा में सैनिक छावनी थी नहीं। तो किसने विद्रोह किया? आम जनता ने विद्रोह किया था, क्रांतिकारियों ने विद्रोह किया था, और इतना जोरदार विद्रोह यहाँ पर कोटा में होगा, आनंद आ जाएगा। कब हुआ गुरुजी? देखो, कोटा में जो जन विद्रोह होता है उसकी तिथि याद रखना, 15 अक्टूबर 1857। 15 अक्टूबर 1857 कोटा में विद्रोह हुआ था। देखो, सबसे पहले हमने नसीराबाद छावनी पढ़ी। नसीराबाद छावनी में 28 मई 1857 को विद्रोह हुआ। दूसरे नंबर पे हमने नीमच छावनी पढ़ी, यहाँ 3 जून 1857 को विद्रोह हुआ। देवली छावनी पढ़ी उसके बाद में, तो देवली में 5 जून 1857 को विद्रोह हुआ। एरियनपुरा छावनी पढ़ी, तो एरियनपुरा छावनी में जो विद्रोह हुआ वो 21 अगस्त 1857 को विद्रोह हुआ। उसके बाद में 2-3 तिथियां और आपको याद रखनी है। 8 सितंबर को बिथोड़ा का युद्ध, 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध पढ़ा हमने। 20 जनवरी 1858 को आहुआ को जीत लिया जाता है, ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व वाली सेना आक्रमण करती है, और 24 जनवरी 1858 को जीत लिया। यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब कोटा में जो विद्रोह हुआ वो हुआ था 15 अगस्त 1857 को। क्यों हुआ? सुनो। 15 अगस्त 1857 ईस्वी को कोटा रियासत में सुनियोजित और सुसंगठित ढंग से क्रांति हुई थी। बहुत आनंद की बात यह है कि यहाँ सैनिक छावनी नहीं थी, फिर भी सुनियोजित यानी बहुत अच्छे तरीके से नियोजित करके अच्छी तरीके से संगठित क्रांति हुई थी यहाँ पे। क्योंकि इस क्रांति का नेतृत्व जो है लाला जयदयाल, जो मथुरा के निवासी थे और वकील, पैसे से वकील थे। कोटा में जो जन विद्रोह हुआ, कोटा में जो क्रांति हुई, उसका नेतृत्व किसने किया? लाला जयदयाल ने। कौन थे ये मथुरा के एक वकील थे। इसलिए तो सुनियोजित और सुसंगठित तरीके से क्रांति होने वाली है। दूसरे व्यक्ति जो इसके नेतृत्व करने वाले थे उनका नाम था मेहराब खां, जो करौली के रहने वाले थे और गुड़ सेना के नायक थे, अर्थात रिसालदार थे। कौन? मेहराब खां। इन दोनों ने सुनियोजित तरीके से 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को ये क्रांति की थी। आगे देखो, कोटा में विद्रोह की शुरुआत किसने की? कोटा में इस विद्रोह की शुरुआत नारायण और भवानी नामक 2 व्यक्तियों ने की थी। कोटा में जो विद्रोह हुआ उसकी शुरुआत किस किसने की? नारायण और भवानी ने। नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व मैंने आपको बताया था, एक तो मेहराब खां थे जो कि क्या थे? गुड़ सेना के सेनापति थे, और दूसरा मैंने आपको बताया था कौन थे? लाला जयदयाल, जो मथुरा निवासी एक वकील थे। देखो, कोटा में इस विद्रोह की शुरुआत नारायण भवानी नामक 2 व्यक्तियों ने की थी। इन्होंने ब्रजलाल भवन, जो कोटा में, ये प्रश्न पूछा गया है, ब्रजलाल भवन 1857 की क्रांति में ब्रजलाल भवन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ब्रजलाल जो भवन है, जो महल भी है, उसका संबंध कोटा से है। क्या किया था इन्होंने? ब्रजलाल भवन महल कोटा में आवश्यक मंत्रणा कर रहे कोटा के पीए, जिनका नाम है मेजर बर्टन। देखिए, मेजर ईडन मैंने आपको बताया था जयपुर, मॉकमेसन जोधपुर, सावर्स उदयपुर के थे, और बर्टन कोटा के, और मोरियन मिक्सन जो थे वो भरतपुर के। कोटा के पीए मेजर बर्टन व उसके पुत्र फ्रैंक और ऑर्थर तथा बर्टन के निजी चिकित्सक डॉक्टर, जिनका नाम है सैडलर, और डॉक्टर कोटम के साथ कई अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी। किसने? कोटा में विद्रोहियों ने।
शुरुआत किसने की? नारायण और भवानी ने। नारायण भगवान का नाम लिया और भवानी और बैठ गई किसके ऊपर? अंग्रेजों के ऊपर। ऐसी बैठी कि कोटा का पीए था मेजर बर्टन। आपको पता है मेजर बर्टन का सिर काट करके भाले पे लटका करके पूरे कोटा शहर में घुमाया था। कितना सुनियोजित तरीके से। और अंग्रेज किस प्रकार से जी रहे होंगे उस समय, क्या हालत अंग्रेजों की हो रही होगी, सच में सोच करके ही बहुत ऐसा लग रहा है। क्योंकि कोटा के पीए मेजर बर्टन को भी मारा, उसके दोनों पुत्रों को मारा, एक का नाम फ्रैंक और दूसरे का नाम ऑर्थर। क्या बीती होगी उस समय पीए मेजर बर्टन पर। साथ ही उनके निजी डॉक्टर थे सेटलर और कोटम के साथ कई अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी कोटा के अंदर। तीसरा पॉइंट देख लो। मेजर बर्टन का सिर काटकर उसे भाले पर रखकर पूरे कोटा शहर में घुमाया था। साथ ही कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय को कोटा दुर्ग में नजरबंद कर दिया। इस प्रकार क्रांतिकारियों ने कोटा दुर्ग पर अधिकार कर लिया। लगभग 6 माह तक क्रांतिकारियों का अधिकार रहा था किसके ऊपर? कोटा दुर्ग पर। कोटा के शासक कौन थे? कोटा के शासक थे राम सिंह द्वितीय। मतलब इतना भयंकर और अचानक आंदोलन होना, जहां सैनिक छावनी नहीं थी। सैनिक छावनी होती तो हम भी मानते हैं भाई सैनिकों के पास में हथियार है, लेकिन सैनिक छावनी नहीं थी और फिर भी इतना सुनियोजित तरीके से आंदोलन होना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इनका नेतृत्व लाला जयदयाल भटनागर और मेहराब खां ने किया था और नारायण भवानी ने शुरुआत कर दी। इतना आपको याद रखना है। कोटा का पीए भी मारा गया, उसके बेटे भी मर गए, चिकित्सक भी मारे गए और कई सारे अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया। साथ ही मेजर बर्टन का सिर जो है वो भाले से पे लटका करके पूरे कोटा शहर में घुमाया और कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय को दुर्ग में अंदर नजरबंद कर दिया, कैद कर दिया था। 6 महीने तक कोटा के दुर्ग पर किसका अधिकार रहा था? इन क्रांतिकारियों का अधिकार रहा था। आनंद कर दिया 6 माह तक। देख लो। अगला पॉइंट देखते हैं। कोटा दुर्ग को आजाद करवाने हेतु जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कौन है ये? एजीजी थे, ने सेनापति रॉबर्टसन के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में सेना भेजी? रॉबर्टसन के नेतृत्व में सेना भेजी। इसके सहयोग हेतु करौली के शासक मदन पाल, और एक कई बार पूछा है पाल, मदन पाल, तो कौन कौन अंग्रेजों का सहयोग कर रहा है? देखो, करौली के शासक मदन पाल, पीपलदा कोटा में है, यहाँ के सामंत अजीत सिंह, गेंदी कोटा के सामंत चतुर्भुज भी क्रांतिकारियों के विरुद्ध कोटा लड़ने आए थे। अब देखो हमारे क्रांतिकारी किस किस से लड़े। अंग्रेजों से तो हम जीत लेते हैं, लेकिन जब दुश्मनों के साथ में हो जाते हैं ना, तो जीतना मुश्किल हो जाता है। देख लो आप, कोटा का से कौन आ गया? मदन पाल आ गया। साथ ही करौली से मदन पाल आ गया और पीपलदा कोटा के सामंत अजीत सिंह और गेंदी के सामंत चतुर्भुज। अजीत सिंह आ गया, चतुर्भुज आ गया, मदन पाल आ गया। बोले अब देखते हैं नारायण और भवानी को, तो देख लो क्या होगा। तो रॉबर्टसन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना और साथ में इनका सहयोग कर रहे हैं मदन पाल, अजीत सिंह और चतुर्भुज, क्रांतिकारियों के विरुद्ध। अब इनके कोटा आ गए थे। फिर क्या हुआ देखो। रॉबर्टसन की सेना ने कोटा पर आक्रमण करके, उस समय कोटा में क्रांतिकारियों ने, देखो रॉबर्टसन की सेना के कोटा आक्रमण के समय क्रांतिकारियों ने क्या किया था? सांभलगढ़ एमपी के शासक गोविंदराज विट्ठल से सहायता मांगी थी। सांभलगढ़ एमपी का शासक था गोविंदराज विट्ठल, जो अंग्रेजों के खिलाफ था, उससे सहायता मांगी थी, परंतु गोविंदराज समय पर सहायता उपलब्ध नहीं करा सका। यानी गोविंदराज की सेना समय पर नहीं आई, और शायद समय पर सेना आ जाती तो और मंजर कुछ अलग होता, परंतु गोविंदराज समय पर सहायता उपलब्ध नहीं करवा सका। और ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोटा के क्रांतिकारियों ने किससे सहायता मांगी थी? तो सांभलगढ़ एमपी के शासक गोविंदराज विट्ठल से, परंतु गोविंदराज समय पर सहायता उपलब्ध नहीं करवा सका। अब क्या होगा? 30 मार्च 1858 ईस्वी को रॉबर्टसन ने क्रांतिकारियों को खदेड़कर कोटा दुर्ग पर अधिकार कर लिया। लाला जयदयाल और मेहराब खां को गिरफ्तार कर 30 मार्च 1858 को ही फांसी दे दी गई थी। अब थोड़ा सा दुख हो रहा है ना,
काश सांबलगढ़ एमपी का जो शासक था गोविंदराज विट्ठल समय पर सहायता उपलब्ध करवा देता, लेकिन उससे ज्यादा दुख इस बात का हो रहा था कि हमारे करौली के मदन पाल इनका सहयोग कर रहे हैं, पीपलदा के अजीत सिंह सहयोग कर रहे हैं, गेंदी के चतुर्भुज इनका सहयोग कर रहे हैं। ये थोड़ा सा गलत था। अगर हमारे ये लोग अंग्रेजों का सहयोग नहीं करते तो मंजर कुछ और होता। आज जो हम 30 मार्च 1858 को जिन क्रांतिकारियों को जयदयाल भटनागर और मेहराब को जो फांसी दी गई, ये फांसी इन्हें नहीं लगती, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है साथियों। जो होना होता है वो होके ही रहता है। अब देखो नोट आया है और नोट काम का है। विद्रोह के समय अंग्रेजों द्वारा भंवरगढ़ कोटा के व्यापारियों से 51 रुपए का व्यापारी दंड वसूल किया गया था। जब ये विद्रोह हुआ था ना, उस समय अंग्रेजों ने भंवरगढ़ कोटा के व्यापारियों से भी दंड लिया था। कितने रुपए का? 51 रुपए का। गुरुजी 51 रुपए क्या? अरे भाई उस समय 51 रुपए 51,000 के समान थे। तो भंवरगढ़ कोटा के व्यापारियों से, ये लाइन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आएगा। फिर बच्चे कहते हैं कि सर हमने तो पूरा पढ़ा है पर पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आता है। पूरा नहीं पढ़ा, काम की चीज पढ़ लो। ज्यादा बड़े नोट्स नहीं है, आप खुद को भी पता है, इतने से नोट्स है पर इतने हैं लेकिन है बहुत काम के। विद्रोह के समय अंग्रेजों द्वारा भंवरगढ़ कोटा के व्यापारियों से 51 रुपए का दंड वसूल किया गया। दूसरा नोट और है, देख लो। कोटा शासक राम सिंह एवं महंत गुसाई के मध्य समझौते तथा राम सिंह की क्रांतिकारियों से मिली भगत की जांच हेतु अंग्रेजों ने लॉर्ड रॉबर्ट आयोग का गठन किया था और इस आयोग ने राम सिंह द्वितीय को निर्दोष बताया था। क्या हुआ था सुनो। कोटा के शासक थे राम सिंह द्वितीय, और ऐसा कहते हैं राम सिंह द्वितीय और महंत गुसाई के मध्य में कोई समझौता हुआ था। ऐसा माना जाता है कि महंत गुसाई जो है उन्होंने राम सिंह द्वितीय को समझाया था कि अंग्रेज जो है ना, ये हमें लूटे रहे हैं और आपको इन अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना चाहिए, और शायद इसीलिए राम सिंह द्वितीय को इन्होंने मारा नहीं था, 6 महीने तक कैद किया था। हालांकि इसकी जांच अंग्रेजों ने करवाई और लॉर्ड रॉबर्ट आयोग का गठन किया था, और लॉर्ड रॉबर्ट आयोग ने राम सिंह द्वितीय को निर्दोष बताया था। तीसरा नोट देख लो। इस क्रांति के बाद अंग्रेजों ने कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय के सम्मान में कमी के करते हुए इसकी तोपों की सलामी 15 से घटाकर 11 कर दी। ये कई बार पूछा है। हालांकि रॉबर्ट आयोग ने राम सिंह द्वितीय को निर्दोष साबित कर दिया था, लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि भाई आपने जो है तन मन धन से सहयोग नहीं किया अंग्रेजों का, इसलिए आपकी तोपों की सलामी को हम कम करते हैं, और 15 से घटा करके राम सिंह द्वितीय की तोपों की सलामी कम की गई। और राम सिंह द्वितीय एकमात्र राजपूताने का शासक था जिसकी तोपों की सलामी कम की गई, 15 से घटाकर 11 की गई। करौली के शासक, अभी पढ़ा था हमने, मदन पाल का सम्मान बढ़ाते हुए तोपों की सलामी 13 से बढ़ा करके 17 कर दी थी। साथ ही मदन पाल को अंग्रेजों का सहयोग किया था ना भाई, करौली से आकर के GCSI यानी ग्रांड कमांडर ऑफ स्टार इंडिया की उपाधि प्रदान की गई थी। ले ले भाई, इस उपाधि का क्या करेगा, लेकिन कुल मिला के बात यह है, हमारी नजर में आज हम देखते हैं कि भाई देश को अंग्रेजों से आजाद करवाया। कुछ चीजें हमको अच्छी भी मिली, लेकिन कुल मिला के एक हमने ये देखा कि अंग्रेज थोड़े से क्रूर थे, आम जनता पर अत्याचार कर रहे थे। जब मेरा देश है, भारत देश के हम निवासी है, आप बाहर से आए हो, व्यापारी हो, तो आपको इतना अधिकार नहीं मिलता कि आप हमारे लोगों पर अत्याचार करो। तो इन्होंने खूब हमारे लोगों पर अत्याचार किया, इसलिए इनका जो सहयोग करेगा तो उन्हें हम सम्मान नहीं दे सकते। तो कुल मिला के बात यह है कि करौली के शासक मदन पाल ने जो है वो इनका सम्मान किया था। हालांकि उन समय देखो उनकी क्या मजबूरी रही होगी, उन्होंने अंग्रेजों के साथ में संधि की थी, तो उस समय की परिस्थिति क्या थी। पर मेरे हिसाब से जैसे बूंदी के शासक ने सहयोग किया था, उसी प्रकार से सहयोग कर देते तो इतिहास में छा जाते। जो भी आपकी मजबूरी रही मदन पाल जी, पर अंग्रेजों के द्वारा आपको GCSI यानी ग्रांड कमांडर ऑफ स्टार इंडिया की उपाधि दी गई थी। अगला पॉइंट हम देखते हैं। राजस्थान में सबसे बड़ा विद्रोह कोटा में हुआ था। ये प्रश्न अगर आ जाए तो अच्छे से रट लेना।
एरियनपुरा से भी बड़ा विद्रोह कोटा में हुआ था, जहां 6 महीने तक, आप खुद सोच लो, क्रांतिकारियों ने कोटा दुर्ग पर अधिकार ही नहीं किया। कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय को नजरबंद भी कर दिया और कोटा के पीए, जिनका नाम है मेजर बर्टन, उनके दोनों बेटे, डॉक्टर, चिकित्सक और जो भी अंग्रेज अधिकारी थे, सबको मौत के घाट उतार दिया था। बहुत जबरदस्त, यानी सबसे बड़ा विद्रोह जो 1857 क्रांति में हुआ, साथियों, वो कोटा में हुआ था। कोटा में सैनिक छावनी नहीं थी, तो भी सुनियोजित तरीके से विद्रोह हुआ। थोड़ा सा दुख ये था कि इस विद्रोह को जिन्होंने संचालित किया, लाला जयदयाल और मेहराब खां, इन दोनों को फांसी दे दी गई थी 30 मार्च 1558 को। तो सबसे बड़ा विद्रोह कोटा में हुआ, जहां क्रांतिकारियों ने लगभग सर्वाधिक 6 माह तक कोटा दुर्ग पर अधिकार करके रखा था। आगे छोटा सा विद्रोह है भरतपुर का जन विद्रोह, देख लो। 31 मई 1857 ईस्वी को राजस्थान का एकमात्र जन विद्रोह भरतपुर में हुआ था। 31 मई 1857 को कहाँ हुआ था? भरतपुर में। इस समय भरतपुर का शासक जसवंत सिंह अल्पायु का था, अतः यहाँ प्रशासक भरतपुर के पीए, जिनका नाम है मॉरिसन, ने संभाला था। भरतपुर में मेव और गुर्जर जाति के द्वारा ये विद्रोह किया गया था, अतः इस विद्रोह के समय मॉरिसन ने भरतपुर को छोड़कर आगरा में शरण ली थी। इतना आपको याद रखना है। अपनी भाषा में देख लो, हुआ क्या था कि भरतपुर में जन विद्रोह क्यों हुआ? भरतपुर में जन विद्रोह हुआ था 31 मई 1857 को। जन विद्रोह का कारण क्या था? क्योंकि भरतपुर का जो प्रशासन जो है वो कौन संभाल रहा था? पीए, अंग्रेजों का पीए था, यानी पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन मिक्सन, हमने जो पढ़ा था। तो इसने प्रशासन संभाला और आम जनता पर इन्होंने अत्याचार करना शुरू कर दिया था। लेकिन भरतपुर के क्षेत्र में दो बड़ी जनजातियां रहती थी और दोनों के दोनों ताकतवर और क्षत्रिय जाति, जिसको अपन कह सकते हैं, एक मेव जाति और दूसरी थी गुर्जर जाति। तो मेव और गुर्जर जाति के लोगों ने विद्रोह किया था। इतना जोरदार इन्होंने विद्रोह किया कि जो पीए था मॉरिसन, उसको भरतपुर छोड़ना पड़ा और आगरा के किले में जाकर के उसने अपनी जान बचाई थी। ये था भरतपुर का जन विद्रोह। किस जाति ने किया? मेव और गुर्जर जाति ने। क्यों किया? कारण मैंने आपको बता दिया। कब किया? 31 मई 1857 को। और ये लाइन और याद रख लेना, मॉरिसन ने कहां शरण ली? आगरा के किले में। अगला जो विद्रोह हम पढ़ेंगे वो धौलपुर का विद्रोह है। देखो, 27 अक्टूबर 1857 ईस्वी को धौलपुर में भी जन विद्रोह हुआ था। इस समय धौलपुर का शासक था भगवंत सिंह। क्यों हुआ यहाँ पर विद्रोह? देखो, यहाँ पर जो धौलपुर में विद्रोह हुआ, वह विद्रोह देवा गुर्जर के नेतृत्व में हुआ था। देवा, कोटा वाला देवा नहीं, ये धौलपुर वाला देवा था। उस समय देवा गुर्जर के नेतृत्व में यहाँ 3000 क्रांतिकारियों के साथ विद्रोह की शुरुआत इन्होंने की थी। खास बात ये रही थी कि इस विद्रोह में ग्वालियर और इंदौर एमपी के विद्रोही भी शामिल हो गए थे देवा गुर्जर के साथ में। ग्वालियर और एमपी के विद्रोही भी शामिल हो गए और उन्होंने स्वयं इस विद्रोह को इसको संभाला था अंग्रेजों के खिलाफ, जिसमें रामचंद्र और हीरालाल बेग के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हो गया था। तो धौलपुर में विद्रोह क्यों हुआ? उस समय शासक था भगवंत सिंह और ये अंग्रेजों का परम भक्त था। देवा गुर्जर ने यहाँ 3000 क्रांतिकारियों के साथ में विद्रोह किया था और एक ही नारा था कि अंग्रेजों को हम यहाँ नहीं रुकने देंगे। देवा गुर्जर का सहयोग के लिए इंदौर और ग्वालियर एमपी से भी विद्रोही आ गए थे। रामचंद्र और हीरालाल बेग ने इस आंदोलन को संभाला। आगे क्या हुआ? ये जो आंदोलन था वो 2 महीने तक चला था। देखो, यह आंदोलन 2 माह तक चला। इस जन विद्रोह को दबाने हेतु पटियाला पंजाब की सिख सेना आई थी, जिसने इस विद्रोह को दबाया था। पता है क्या हुआ था? धौलपुर में ऐसी कंडीशन हम देख रहे हैं, भगवंत सिंह यहाँ का शासक है, शुरुआत कर दी देवा गुर्जर ने 3000 विद्रोहियों के साथ में, लेकिन इस विद्रोह को नेतृत्व जो करने वाले थे वो बाहर के कौन आगे? ग्वालियर और एमपी के आगे विद्रोही, उन्होंने इसको संभाल लिया। पूरा स्थान धौलपुर है। विद्रोह करने वाले और विद्रोह को चलाने वाले, विद्रोह को संभालने वाले, विद्रोह का नेतृत्व करने वाले बाहर के आगे,
और इस विद्रोह को दबाने के लिए भी देख लो बाहर की सेना आई थी। कहाँ की? पटियाला पंजाब की सिख सेना आई थी। इसलिए बार बार प्रश्न आता है कि राजस्थान में किस स्थान पर विद्रोह 1857 की क्रांति में विद्रोह करने वाले भी बाहर के थे और विद्रोह को दबाने वाली सेना भी बाहर से आई थी। ये देखो नोट में आ गया, ये नोट में आ गया। यह एकमात्र विद्रोह था जिसमें विद्रोही अर्थात क्रांतिकारी भी बाहर से थे तथा विद्रोह को दबाने वाली सेना भी बाहर से थी। और ये आप बताओ कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है। धौलपुर के लिए इतना ही याद रखना है। प्रश्न पूछ ले, किसके नेतृत्व में विद्रोह शुरू हुआ? देवा गुजर के नेतृत्व में। विद्रोह करने वाले ग्वालियर और इंदौर के जो एमपी में है वहां से भी आ गए थे विद्रोही और उसको दबाने के लिए भी सेना बाहर से आई, पटियाला पंजाब से सिख सेना। दूसरा नोट काफी इंपॉर्टेंट है, काफी काम का भी है, देख लो एक बार। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रतीक रोटी और कंबल था और ये कई बार प्रश्न पूछा है। राजस्थान में रोटी और कंबल था, जबकि भारत में पूछ लेना, भारत में 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल का फूल और चपाती अर्थात रोटी। रोटी और कंबल राजस्थान में, जबकि रोटी और कमल का फूल भारत में। इतना आपको याद रखना है। इसमें भारतीय सैनिक कमल के फूल का प्रयोग करते थे, जबकि जमींदार या सामंत जो होते थे वो रोटी या चपाती का प्रयोग करते थे और क्रांतिकारी में शामिल होने तो इस क्रांति में लोगों को आह्वान करते थे, लोगों को जोड़ते थे। तो ये रही आज की हमारी क्लास। तीसरा पार्ट और हम पढ़ेंगे जिसमें प्रमुख क्रांतिकारी पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के। तो वो हमारा तीसरा वीडियो होगा। कैसा लगा आपको वीडियो? देखिए 2 बार आप वीडियो देखो, उसके बाद नोट्स जो है वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो निशुल्क फ्री में आपको पीडीएफ मिलेगी। बहुत जानदार नोट्स है। इसके लिए क्या करना है गुरुजी? कुछ नहीं करना है, ये नंबर आप नोट कर लो। नंबर है 99 83 33 32 06 998 4 टाइम 3 206 99 83 33 32 06। इस नंबर पर व्हाट्सएप पे आप हाई कर दो और बोल देना सर मुझे नोट्स चाहिए। मैं सारे नोट्स मेवाड़ से लगा करके सारे राजपूताने के नोट्स, और इसके अलावा आपको ग्रुप में भी जोड़ दूंगा। प्रतिदिन आपको फ्री में नोट्स भी मिल जाएंगे। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो, पैसे नहीं लगते भाइयों। और इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो अगर आपको अच्छा लगा है तो। नोट्स बहुत जोरदार है, आपका सिलेक्शन देंगे, इस बात का आप विश्वास रखो। आपने ध्यान से देखा, ध्यान से सुना, इसके लिए पुनः बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।